स्वागत है आप सभी का संवेग आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ हैं योगिता जोशी जी, जिन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीसीएस 2021 की परीक्षा में रैंक 3 के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर एमएसएमई का पद हासिल किया है। योगिता जी संवेग आईएएस से मेंस और इंटरव्यू गाइडेंस के साथ जुड़ी रही। स्वागत है योगिता जी आपका संवेग आईएएस में। धन्यवाद धन्यवाद। मैम, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं और आपकी जो ये सिविल सर्विसेज की जर्नी है ये कहाँ से शुरू हुई। जरूर सर। सर मेरा नाम योगिता जोशी है और मैं अभी वर्तमान में 9 सालों पिछले 9 सालों से ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात हूँ, जिला चंपावत में। तो सर मुझे बचपन से ही लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता था और मैं चाहती थी कि मैं लोगों में और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकूं। तो इसी सिलसिले में सर मैंने बीटेक भी किया है। मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से करा है। तो जॉब के कुछ टाइम बाद ही मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे इससे इंटरनल सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिल सकता। तो इसी इसी के बाद फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे अब सिविल सर्विसेज के फील्ड में आना है और मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं और एक महिला अभ्यर्थी होने के नाते जहां हम देखते हैं कि एक महिला अभ्यर्थी को एक पुरुष अभ्यर्थी के मुकाबले थोड़े ज्यादा सामाजिक प्रेशर हो या पारिवारिक जो प्रेशर होता है उसका सामना करना पड़ता है। तो जितनी भी महिला अभ्यर्थी अभी आपको देख रही हैं, तो आप उनसे क्या बोलना चाहेंगे। सर जैसे मैं पर्सनली अगर बोलूं तो ये बात सच है कि महिला अभ्यर्थियों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन पे एक तो शादी, अगर उनकी एज ज्यादा हो जाती है, तैयारी को ज्यादा समय हो जाता है, तो शादी का एक सबसे बड़ा प्रेशर होता है। फिर दूसरी चीज ये है कि समाज में जो बाकी आपके रिश्तेदार होते हैं वो भी आपकी एज और आपकी तैयारी में जो लगा समय होता है उसको काउंट करने लगते हैं। भले ही आपके परिवार वाले ना करें, लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ पारिवारिक रूप से इस तरीके का कोई फाउंडेशन नहीं था। शादी को लेकर के तो कभी भी कोई मतलब कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं था। और सर इसके अलावा मेरे साथ एक चीज ये पॉजिटिव थी कि मेरे को कुछ दोस्त इस तैयारी के दौरान मिले थे और हम लोग ग्रुप स्टडी करा करते थे। तो सर ग्रुप स्टडी में जब टॉपिक्स बहुत डिस्कस होते हैं तो चीजों को करना बहुत आसान हो जाता है। और ये बात सच है कि और मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड भी है, तो उनके द्वारा भी मेरे को बार बार मोटिवेट करा गया और मैं इन चीजों को कर पाई। तो महिलाओं के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि वो एक मोटिवेशन उनकी लाइफ में, जैसे परिवार वाले अगर उनको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ कर ही जाएंगी। तो आप उन पे भरोसा रखिए। मैं लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि वो अपनी बेटियों पे भरोसा रखिए और वो आगे बढ़ सकती है और कुछ भी कर सकती जी अवश्य मैम। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि जो उत्तराखंड पीसीएस का पेपर है या किसी भी स्टेट पीसीएस का पेपर है, तो वो 3 चरणों में जनरली होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इन तीनों चरणों पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, आपने कौन से बदलाव अपनी तैयारी में करे इन तीनों चरणों में। है। सर जैसे प्री की बात करते हैं तो सर प्री की तैयारी स्पेसिफिक कुछ नहीं होती है मेरे हिसाब से। प्री और मेंस को साथ लेके पढ़ना पड़ता है। जो शुरुआती फेज में आप एनसीईआरटीज जो जैसे हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, आप इनकी एनसीईआरटीज ले लीजिए। पॉलिटी के लिए सबसे अच्छा है कि आप जो लक्ष्मीकांत की किताब है आप उससे तैयारी करिए। उसके अलावा साइंस एंड टेक का जो अभी तक का पोर्शन है और जो आगे भी थोड़ा बहुत कवरेज उसका रहेगा, उसके लिए मैंने क्रॉनिकल मैगजीन का यूज करा था। और उसके अलावा 12th तक जो मैथ जो साइंस के टॉपिक्स होते हैं तो उसको मैंने पर्टिकुलर नोट्स बना के रख लिए थे, ताकि एग्जाम टाइम में मुझे किताबें ना पलटनी पड़े और मैं उन चीजों को अपने नोट्स से ही कवर कर लूँ। उसके अलावा सर मैंने एथिक्स के लिए पर्टिकुलर, आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारी मटेरियल उपलब्ध है, क्योंकि देखिए मटेरियल तो सब जगह बहुत है, यूट्यूब पे भी बहुत है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि अगर आप उसे अपना बना ले। अब वो आपका तब बन पाएगा जब आप उसे खुद के नोट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो आपका हो जाएगा। तो मैंने इन चीजों को करा था। उसके अलावा सर यही मेरा प्री का और मेंस का पहले कंबाइंड स्टडी थी। फिर जैसे ही प्री का नोटिफिकेशन आ जाता है तो घट्टा चक्र के अनसॉल्व पेपर्स और जो आपको जितने अवेलेबल हो पाए टेस्ट सीरीज प्री की, तो वो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने भी ये सब करा था। तो उससे क्या होता है कि एकदम से लास्ट टाइम पे आपको फैक्चुअल नॉलेज के साथ साथ पूरा एक रिकैप हो जाता है, क्योंकि किताबें बहुत वास्ट होती हैं और ये बिल्कुल चीजों को समेट देता है और प्री ओरिएंटेड कर देता है। उसके साथ करंट पे विशेष ध्यान बनाए रखना ज्यादा जरूरी है, जो मैंने भी किया था। मैं क्रॉनिकल मैगजीन को यूज करा करती थी, तो उससे मेरा ये वाला पोर्शन कवर हो गया था। फिर मेंस के लिए, क्योंकि सर मेरी तैयारी पिछले 9 सालों से चल रही थी और आपको पता है कि पेपर जो है वो काफी लंबे अरसा
ले लेते हैं इसको पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। तो मैंने संवेग से जुड़ करके मेंस प्रोग्राम को मैंने ज्वाइन करा, क्योंकि कभी कभी ना बहुत मोनोटोनस भी हो जाती हैं चीजें। तो सर ने जो मेंस के चीजों को पढ़ाया, और एक डिसिप्लिन में इतने से इतने टाइम के बीच में जो सर ने सिलेबस को कंप्लीट करा, मैं सर के साथ साथ अपने नोट्स और सर के नोट्स मर्ज करके एक साथ तैयारी को डिसिप्लिन वे में करती रही। तो मेरा मेंस का सिलेबस भी कवर हो गया। फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली सर से। तो उससे मेरे को 3 आवर्स में पेपर को कैसे लिखना है, ताकि वो 3 घंटे ही डिसाइड करते हैं कि आपने सालों से कितनी मेहनत करी है। तो उन 3 घंटों में अपनी पूरी नॉलेज को समझ समेट पाना, और किस तरीके से कम शब्दों में ज्यादा बात कह देना, फ्लो डायग्राम्स और भी बहुत सारी चीजें, वो सब मैंने इस मेंस टेस्ट सीरीज के दौरान मैंने करी। और इंटरव्यू के लिए भी सर का बहुत मतलब डायमेंशन सर ने जो एक्सप्लोर करी, मैंने उन चीजों पे काम करा। उत्तराखंड की प्रमुख जो परेशानियां है, जो पलायन इतना ज्यादा है, और मैं जिन ग्रामीण परिवेशों में नौकरी कर रही हूँ, तो बेसिकली एक वो भी चीजें मेरे लिए पॉजिटिव रही कि मैंने उन चीजों को समझते हुए उन एस्पेक्ट्स पे काम करा और डिफरेंट डिफरेंट डिमेंशंस को एक्सप्लोर कर लिया। तो सर ये पूरा मेरी स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपकी प्रिपरेशन लगभग पिछले 9 साल से चल रही है, और वैसे भी हम देखते हैं कि जो उत्तराखंड में एग्जाम का साइकिल है वो काफी लंबा खिंचता है। तो आप तो दोनों ही साइकिल पे रही, तो इस दौरान जाहिर सी बात है आपको भी काफी टाइम नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और ऐसा ही लगभग हर कैंडिडेट के साथ होता है। तो इस दौरान आपने खुद को कैसे मोटिवेट रखा मैम? अ, सर ये क्वेश्चन, अब जैसे मेरी पर्टिकुलर जॉब की मैं बात करूँ ना, तो जैसे जब आप लोगों की हेल्प करते हैं गांव में, मैं ग्राम विकास अधिकारी के पद पर पिछले 9 सालों से हूँ। तो लोगों की हम हेल्प करते हैं, जैसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मनरेगा के अंतर्गत लोगों को रोजगार और उनको आवास मुहैया कराते हैं, तो खुशी तो होती है अगर आप हेल्प करते हैं, और वो मैं बचपन से चाहती थी कि मैं दूसरों की हेल्प करूं। तो लेकिन बहुत बार ये चीजें खटकती थी कि मेरा पूरा पोटेंशियल अभी मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ, जो मेरी एफिशिएंसी है मैं उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ। तो ये एक चीज थी जो मुझे बार बार इस ओर लाती थी कि नहीं, मेरे को फिर से एक सिरे से खड़े होना है, मुझे तैयारी करनी है। दूसरी चीज सर, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी मोटिवेटर, वो मुझे हमेशा बोलती थी कि यहाँ पे रुकना नहीं है, बस तैयारी करते रहो, बाकी आगे देखते रहेंगे। तो वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। मेरे परिवार में मेरी माता जी, मेरी बहन, वो भी मेरे पीछे खड़े रहे हमेशा, तो मैं उन चीजों पे आगे बढ़ पाई। मैम, जैसा कि हम देख रहे हैं इस बार उत्तराखंड में जो मींस का सिलेबस है उसमें बदलाव आया है। तो जो नए अभ्यर्थी अभी इस पैटर्न से नए पैटर्न से जुड़े हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे कि उन्हें ये सिलेबस कैसे अप्रोच करना चाहिए? सर इसमें इस बार जो बदलाव आया है, पहला तो हम हिंदी से अगर शुरुआत करें, तो हिंदी को ही सेगमेंट, जैसे अभी तक टाइम बहुत कम पड़ जाता था, 3 घंटे का। तो अब क्या है कि इसमें दो टाइम स्लॉट कर दिए हैं, तो आपको निबंध का पेपर अलग है, ग्रामर अलग है। तो टाइम तो सफिशिएंट है, लेकिन अब आपकी क्वालिटी पे बात आएगी। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी न्यूज़पेपर में जो आप आर्टिकल पढ़ते हैं, जो पेपर में आर्टिकल आते हैं, आप उन पे बहुत पैनी नजर रखिए, और उसका संभव हो सके जो आपको लगता है कि आप इस फील्ड में निबंध लिखेंगे, तो उसका एक नोट्स आप तैयार कर लीजिए, ताकि जब लास्ट में आप मर्ज करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे डायमेंशंस मिल जाएंगे और आप अच्छे से लिख पाएंगे। उसके अलावा सर दूसरी चीज अगर देखी जाए, तो इस बार मैथ्स हट गई है। तो ये मतलब बिल्कुल इक्वालिटी वाली बात हो जाएगी कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए भी ये सिलेबस को अटेम्प्ट कर पाना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन इस बार का जो पैटर्न है वो पूरा यूपीएससी बेस्ड हो गया है। मीन्स आपको एनालिटिकल अप्रोच भी डेवलप करनी पड़ेगी। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन ना होकर के, आप बहुत एनालिटिक होकर के आपको सोचना पड़ेगा, तभी जा करके चीजें आप अच्छे से लिख पाएंगे। लेकिन इसके लिए ये किया जा सकता है कि जो प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के पेपर्स हैं, या यूपी पीसीएस के जिस तरीके के मेंस के पेपर्स हैं, तो उनको अगर देखा जाए और उसके क्वेश्चंस को एनालाइज करके आप लिखने की कोशिश करें, तो मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। मैम, जैसा कि आप पिछले 9 वर्षों से वीडियो के पद पर कार्यरत हैं, तो वीडियो का वैसे ही काम बहुत ही हेक्टिक रहता है। तो आपने अपने काम के बाद अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करा? जो हम एक कैंडिडेट बोलते हैं, जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो बोलते हैं कि वर्क स्टडी मैनेजमेंट, मैम वो आपने कैसे करा? सर मैंने इसके लिए, जैसे सपोज करिए कि अगर मेरा किसी दिन का शेड्यूल थोड़ा सा हैक्टिक है, तो मैं उस दिन भले ही कम पढूं, लेकिन मैं पढ़ती जरूर थी। मैं चाहे 1 घंटा ना दे पाऊं, मैं आधा घंटा दे पाऊं, लेकिन हाँ मैं पढ़ती जरूर थी।
और दूसरी चीज सर, इसके लिए मेरे को एक चीज ने हेल्प करी कि मैंने जब नोट्स बनाए तो मैंने उसमें कलर्ड पेन का यूज करा। तो कलर्ड पेन का यूज क्या होता है, और जब आप किसी कलर्ड पेन से उसको अच्छे से लिखते हैं, सजाते हुए चीजों को अच्छी तरीके से डायग्राम बनाते हुए टॉपिक्स को लिखते हैं, तो एक आपका लगाव भी हो जाता है। तो अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो आपने अगर अपने बेड के पास उस कॉपी को रखा है तो आप उसे पलट सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यही करा कि मैंने अच्छे से उसको नोट्स बनाए थे, और मैंने उसको पलटते हुए, जिस दिन मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ तो मैं पलट के अपना रिवीजन एटलीस्ट कर लेती थी। फिर जैसे ही एग्जाम पास आते थे तो उसका शेड्यूल टाइट करके, चाहे फिर तो कुछ भी हो, फिर तो करना है। और इस तैयारी में सर एक चीज और जिसने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे एक फ्रेंड ने, हम लोग जैसे हमें ग्रुप स्टडी की आदत थी, तो हम लोग साथ पढ़ा करते थे कॉल पे। तो उसने बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने जब साथ में डिस्कस करा तो बहुत सारे टॉपिक ना हमें वैसे भी याद रह गए। तो ये एक तरीका होता है कि चीजें मोनोटोनस ना हो। तो अगर हो सके तो आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको रिवीजन पे तो कम से कम स्टिक रहना है, क्योंकि बिना रिवीजन के आप जितना भी पढ़ लें वो कॉपी तक नहीं जाएगा। तो उस तैयारी का कोई फायदा नहीं जो कॉपी तक ना जा पाए। जी मैम, और हम देखते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके सामने मैम सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन के रूप में खड़ा रहता है। तो आपने, क्या आपको भी कभी ऐसा फील हुआ कि सोशल मीडिया आपकी प्रिपरेशन में बाधा आ रहा है, या आपने उस बाधा को कैसे पार लगाया? सर मैं फेसबुक और इंस्टा में तो खैर मैं हाल में ही मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मैं सिर्फ फेसबुक में थी। और बहुत लिमिटेड टाइम पे मैं उसे यूज करती थी, क्योंकि जनरली इतना मेरे को समय भी नहीं हो पाता था कि मैं इतना यूज कर पाऊँ। लेकिन हाँ, ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ये बात सच है। जैसे हम यूट्यूब भी देखते हैं तो उसमें भी शॉर्ट्स आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो लेकिन खुद को अवेयर रहना है। और दूसरी चीज ये है कि आप जितना टाइम इसको प्रोवाइड करते हैं अपने शेड्यूल में से, जितना टाइम देते हैं ना, आप उतना उतने पे स्टिक हो जाइए बस। उसके बाद मत करिए। तो आप डेफिनेटली इसको भी कोप अप कर जाएंगे इससे। मैम, जितने भी नए बच्चे जो अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में हैं, या पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा मैम? मेरा संदेश सिर्फ यही है कि सर, सबसे ज्यादा तो आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता। दूसरा, आपको लक्ष्य के प्रति दृढ़ होना चाहिए। अगर आप बनना चाहते हैं तो परिस्थिति कैसी भी हो जाए, आप अपना आप पीछे मत हटिए, आप लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहिए। और तीसरी चीज ये है कि इस सफर में बहुत सारी बार, बहुत बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आप डिमोटिवेटेड फील करें, तो कोई ना कोई मित्र या आपके परिवार वाले या कोई भी ऐसा सगा संबंधी जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपकी बातों को समझ पाता है, तो आप उनसे शेयर जरूर करिए। अगर ये तीन चीजें आपने कर ली तो डेफिनेटली आपको इस रास्ते को पहुंचना, मतलब इस मंजिल पे पहुंचना तो एक अलग चीज है, लेकिन ये जर्नी आपके लिए आसान हो जाएगी। और डेफिनेटली अगर जर्नी अच्छे से हो जाएगी तो आप मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। मैम, और एक लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा कि मैम, जैसे बच्चों को लगता है कि मीन्स राइटिंग स्किल्स एक महाभारत सी लगती है, उस स्किल को मैम कैसे डेवलप किया जा सकता है और उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है? सर ये मेंस जो राइटिंग है ना, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको पहले उसका सब्जेक्ट का ना कुछ ओवरव्यू तो पता होना चाहिए। कम से कम अगर आपको शुरू करना है तो आप ये शुरू कर सकते हैं, क्या है, कैसा है, क्यों है, अच्छा फिर इसके क्या फायदे हो सकते हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी चीज को पढ़े ना, तो अपने दिमाग में इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करें। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपकी लर्निंग एक तो एक्टिव हो जाएगी। दूसरी चीज, जिस दिन आप लिखने बैठेंगे ना तो आपके माइंड में वो पॉइंट्स आएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली लिखते चले जाएंगे। तो लिखने में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, लिखना जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप लिखना शुरू नहीं करेंगे ना तब तक पेन चलता नहीं है। तो मैंने तो संवेग सर से बहुत, मतलब बहुत बड़ी चीज ये सीखी थी कि जब मैं शुरू में आंसर राइटिंग करती थी तो मैं पैरा फॉर्म में आंसर राइटिंग करती थी, क्योंकि तैयारी को लंबा समय था तो नॉलेज तो था लेकिन प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो उस दौरान जब मैं पैराग्राफ लिखती थी तो मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, तो सर ने सजेस्ट किया कि आप पॉइंट्स में लिखिए। तो उससे क्या हुआ कि मुझे भी मीनवाइल फील हुआ कि जब हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो ज्यादा डिमेंशंस एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव मैंने इस बार किया था। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग मेंस की आंसर राइटिंग करना शुरू करते हैं वो शुरू से अगर पॉइंट फॉर्म में कंसंट्रेट हो जाएंगे तो सारे सारे एस्पेक्ट कवर कर लेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप संवेग आईएएस के साथ जुड़ी, और आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।